नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ मिलकर हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल पे। इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और कहा जा रहा है कि बम्पर वोटिंग हुई है। और जब बम्पर वोटिंग होती है तो इसका किसको लाभ होता है और किसकी हानि होती है, इस पर चर्चा ज़ोरों से है। इसी चर्चा के बीच हम भी आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल के फर्स्ट फेज़ यानी प्रथम चरण की वोटिंग पर बात करेंगे। प्रथम चरण की वोटिंग यानी 30 विधानसभा चुनाव के लिए 30 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव संपन्न हो गए हैं। इस 30 विधानसभा सीटों पर किनको कितनी सीट मिलने जा रही है ये ईवीएम में कैद है, लेकिन कयास ईवीएम के बाहर है और उस ईवीएम के बाहर के कयास के मद्देनज़र हम भी आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये सीट किसको कितनी मिल सकती है। जब भी बम्पर वोटिंग होती है तो उसके कई मायने होते हैं और पश्चिम बंगाल के चुनाव पर जब हम नज़र डालते हैं तो हम पाते हैं कि जब जब पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग होती है तो उसका फ़ायदा सत्ता पक्ष को होता है। ये इसका इतिहास रहा है और इस इतिहास के मद्देनज़र जब हम इस पर गौर करते हैं तो पाते हैं कि प्रथम फेज पहले चरण के मतदान में जो 79.79% वोटिंग हुई है और ये वोटिंग बम्पर वोटिंग कही जा रही है और इस बम्पर वोटिंग का फ़ायदा भी दीदी को मिलने जा रहा है। दीदी को क्यों मिलने जा रहा है? दरअसल कई ऐसे पहलू हैं जिस पर खुलकर मीडिया में चर्चा नहीं हो रही है। आप अक्सर देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा वोटिंग के मामले में महिला आगे रहती है। आप जब पश्चिम बंगाल के इस बार के चुनाव में और प्रथम चरण के पश्चिम बंगाल के मतदान के दौरान बूथों पर गौर किया होगा तो देखा होगा कि जो लंबी कतारें हैं उसमें सर्वाधिक संख्या महिलाओं की होती है। और आज पश्चिम बंगाल की महिलाएं सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित हैं, किसकी तरफ हैं, ये कोई पहेली नहीं है। आप सभी को मालूम है कि ये महिलाएं, पश्चिम बंगाल की महिलाएं अपने सूबे की दीदी यानी ममता बनर्जी के प्रति पूरी मर्यादित ढंग से, पूरी बेताबी के साथ उनके साथ खड़ी हैं और उन्होंने पूरी मर्यादा, बेताबी और दीदी को लाने की शपथ के साथ धूप में खड़ी होकर वोटिंग किया, भरपूर मतदान किया और एक संदेश दिया दूसरे फेज वाले को, तीसरे फेज वाले को, चौथे चरण, पाँचवें चरण, छठे चरण, सातवें और आठवें चरण के मतदाताओं को कि वो महिलाएं जैसे मैं बूथ पर आकर वोट कर रही हूँ, तुम भी बूथ पर आकर वोट करो। और उम्मीद की जा रही है कि ये बम्पर वोटिंग जो पहले फेज में हुई है उसका प्रतिशत लगभग वैसा ही रहेगा। तो जब जब बम्पर वोटिंग होती है पश्चिम बंगाल के संदर्भ में तो उसका लाभ सत्ताधारी पक्ष को मिलता रहा है। इसके कई उदाहरण हैं। 2006 में इससे भी ज़्यादा बम्पर वोटिंग हुई थी। 2006 में लेफ्ट की सरकार थी, सीपीएम की सरकार थी और उस लेफ्ट की सरकार में के दौरान भी बम्पर वोटिंग हुई थी। कुछ लोग उस वक्त भी कह रहे थे कि ये सत्ता पक्ष के खिलाफ जात है, लेकिन इतिहास गवाह है कि वो बम्पर वोटिंग सत्ता पक्ष के पक्ष में ही रहा, यानी सीपीएम जो है भारी बहुमत से जीत गई। 235 यानी 294 सीट में सीपीएम 235 सीट लाई और विरोध में जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो सीपीएम को उखाड़ फेंकेगी, उस वक्त वो ममता बनर्जी थी और वो ममता बनर्जी 2006 में एरी चोटी एक करके भी वो सीपीएम को हरा नहीं सकी, 39 सीट पर सिमट कर रह गई। तो बम्पर वोटिंग का ये एक उदाहरण है कि आपने देखा कि ममता बनर्जी बड़े तेज तर्रार होने के बावजूद, एरी चोटी का एक करने के बावजूद 2006 के बम्पर वोटिंग के बाद लोगों ने, मीडिया ने यह कयास लगाना शुरू कर दिया था कि लेफ्ट का वहां से अंत हो गया। लेकिन 2006 में लेफ्ट ने भारी भरकम
इस बम्पर वोटिंग की बदौलत भारी भरकम बहुमत के साथ सत्ता पे काबिज रही थी और ममता बनर्जी उसे सत्ता से हटा नहीं सकी थी। 294 में से 235 सीट लेफ्ट लाती है और 39 सीटों पर ममता बनर्जी सिमट जाती है। तो विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव दोनों के नतीजों में अक्सर समानता, एकरूपता आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसी समानता, एकरूपता आपको पश्चिम बंगाल में बीजेपी जिस संदर्भ में बात करती है, बीजेपी के जिस संदर्भ को लेकर मीडिया बात करती है कि वो सत्ता पक्ष को बीजेपी इस बार उखाड़ देगी, उसके सत्ता के खूंटे को उखाड़ने की जो मीडिया में बातें चल रही है वो सही भी नहीं है। इसलिए कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोकसभा में भारी सीट ले आते हैं लेकिन विधानसभा में आप सीट नहीं ला सकते हैं, इसलिए कि विधानसभा के वोटरों का मिजाज कुछ होता है, वो सूबे के हित उसके लिए प्रमुखता रहती है और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो देश के मुद्दे और देश हित उसके लिए प्रभावी हो जाते हैं। आपको याद होना चाहिए कि जब 2006 में लेफ्ट 235 सीटें लाई थी और सत्ता में धारदार तरीके से वापसी हुई थी और उस वक्त ममता बनर्जी को 39 सीटें आई थी, लेकिन 3 साल के बाद जब 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो ममता बनर्जी ने विधानसभा का बदला लोकसभा में ले लिया था। सीपीएम को यानी लेफ्ट को सिर्फ लोकसभा के 2009 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 6 सीटें आई थी और कांग्रेस भी सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन ममता बनर्जी उस लोकसभा के चुनाव में यानी 2009 के लोकसभा के चुनाव में 19 सीटें लेकर आई थी। अब आप समझ सकते हैं कि विधानसभा में जिसको 39 सीटें आती है और वो लोकसभा में 19 सीटें ले आती है कि तो आप ये समझना ज़रूरी है कि विधानसभा के नतीजे और लोकसभा के नतीजे में काफ़ी फ़र्क होता है, काफ़ी अंतर होता है। लेकिन अभी जो पहले चरण का चुनाव हुआ है, ये पहले चरण का चुनाव किसके लिए अमृत है, किसके लिए जीवनदायिनी है, ये साफ है कि ममता बनर्जी को जीवन दान मिल रहा है। ममता बनर्जी के लिए पहले फेज का चुनाव अमृत साबित हो रहा है। पहले फेज के चुनाव में 30 विधानसभा क्षेत्रों में ममता बनर्जी को लगभग 13 से 23 सीटें मिल रही हैं। हमारा आकलन है और हमारे जैसे पैनी नज़र रखने वाले लोगों का ये आकलन हो सकता है कि ममता बनर्जी 13 से 23 सीटों पे आ सकती हैं। बीजेपी को 0 से 9 सीट मिल सकती है, यानी संभव है कि बीजेपी को इस पहले चरण में एक भी सीट नहीं मिले और हो सकता है कि बीजेपी को 0 से लेके 9 सीट मिल जाए। जब हम लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट को 0 से लेके 3 सीट मिलने की संभावना है और कांग्रेस को 1 से लेकर 4 सीट मिलने की संभावना है। ये संभावना है, ये अंदाज़ा है और सही और सटीक परिणाम तो 2 मई को जब आएगा तो पता चलेगा। लेकिन इस अंदाज़ा और इस पर आप चिंतन कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं कि हमने ये क्यों दिया। इसलिए कि ये जो बम्पर वोटिंग हुई है इस बार ममता दीदी को फिर से बने रहने के लिए हुई है, फिर से बनाए रखने के लिए हुई है। और बंगाल की जनता बहुत ही जागरूक जनता है, बंगाल की जनता सबसे ज़्यादा समझदार जनता है। बंगाल में इसी तरह जो है वो 83% वोटिंग हुई है। बंगाल में ऐसा नहीं है कि आज 79 और 80 के बीच में जो वोटिंग हुई है कोई पहली बार हुई है। ये ऐसी वोटिंग 96 में भी हुई है, 2006 में भी हुई है, 2011 में भी हुई है। यानी बंगाल में जागरूकता जो है लगता है कि राजनीतिक तौर पे सबसे ज़्यादा है। देश में अगर सबसे ज़्यादा प्रबुद्ध जागरूक वोटर कोई हैं तो वो पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल का मिजाज ये है कि अगर उसे लगता है कि ये सरकार काम कर रही है, ये सरकार के काम करने का अंदाज जब उन्हें पसंद आ जाता है तो वो सरकार को बदलने में हाय तौबा नहीं मचाते हैं। वो आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच फंस नहीं जाते हैं, वो झूठे मिथ्या आरोपों को समझने की कोशिश करते हैं, वो समझते हैं। और जिस पर जब खूब आरोप लगाया जा जाता है, किसी को खूब प्रताड़ित किया जाता है तो वो उसके साथ हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आरोप क्या है और सच क्या है। जो लोकल होते हैं
स्थानीय होते हैं और जब बाहर से कोई आरोप गढ़ा जाता है तो उन्हें मालूम होता है कि सच्चाई क्या है, और वो वोटिंग तो उसी अपने सूबे के आधार पर करते हैं, सच्चाई के आधार पर करते हैं, मिथ्या आरोपों से थोड़ा बचते हैं और सूझबूझ की जो उनके अंदर प्रकाष्ठा है, यानी राजनीतिक सूझबूझ की आप प्रकाष्ठा कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के वोटरों में राजनीतिक सूझबूझ की प्रकाष्ठा है, उतनी सूझबूझ न तो बिहार के मतदाताओं में है और न दूसरी जगह के मतदाताओं में है। लेकिन पश्चिम बंगाल के मतदाताओं जो है बाकी सूबों के मतदाताओं से काफ़ी जागरूक है, काफ़ी प्रगाढ़ है और उनकी राजनीति पर अच्छी खासी पकड़ होती है। वो अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, अपने पार्षदों को और अपने सूबे के नेताओं को अच्छी तरह पहचानते हैं, अपनी पकड़ में रखते हैं, अपनी गुंजाइश में रखते हैं, उन्हें भागने नहीं देते हैं, उन्हें काम करने से बचने नहीं देते हैं। उनमें एक मिजाज है कि वो कैसे काम कराया जाता है विधायकों से, कैसे काम लिया जाता है सांसदों से और कैसे काम लिया जाता है अन्य नेताओं से, इसकी खूबी उनके अंदर होती है। तो उनकी जागरूकता की कहानी पहले फेज के चरण का मतदान भी कर रहा है कि पश्चिम बंगाल कितना जागरूक है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार पश्चिम बंगाल की महिलाएं जिस तरह से ममता दीदी के साथ खड़ी हैं, साफ लगता है कि ममता बनर्जी का परवान फिर इस बार चल रहा है। ममता बनर्जी फिर बड़ी अच्छी स्थिति में आ रही है और ममता बनर्जी का पहला चरण का मतदान उनके हौसले को बुलंद करता है। और इसमें जो भी कुछ आशा है वो यही है कि ममता बनर्जी को दूसरे फेज में भी, तीसरे फेज में भी और 8वें फेज में भी अच्छी स्थिति में वो रहेंगे। और बीजेपी को जो है अभी थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है और पश्चिम बंगाल के लिए योजना बनाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पश्चिम बंगाल का विकास करेंगे, तो विकास जुमलों से नहीं होगा, विकास का खांचा खींचना होगा। और उस विकास के दायरे में अगर 2021 में ममता बनर्जी फिर आती हैं और 5 साल फिर सरकार चलाती हैं और उस विकास के दायरे से वो बनती नहीं है, विकास के दायरे का खूंटा अगर उखड़ जाता है, तो फिर बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए एक मौका है कि वो विकास का एक खाका खींचकर पश्चिम बंगाल की जनता के सामने पेश करे। पश्चिम बंगाल की जनता उनका स्वागत करेगी, उनके फरमान को सुनेगी और उनके इशारे पे चलेगी। बीजेपी को फिर एक बार वो वोट देगी और कहेगी कि आप भी एक बार सत्ता का स्वाद चख लीजिए और आप अपनी आकांक्षाओं को पूरा कीजिए और हमारे यानी पश्चिम बंगाल के दर्द को समझिए। पश्चिम बंगाल को दिशा देना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल को दिशा दीजिए। पश्चिम बंगाल का विकास करना है चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल का विकास कीजिए और पश्चिम बंगाल को उत्तरोत्तर जितना जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं आप पहुँचाइए। उद्योग धंधों में इसे अव्वल कीजिए और यातायात संसाधनों से लैस कीजिए और पश्चिम बंगाल को एक आदर्श स्टेट बनाने की आपकी जो कोशिश है उस कोशिश को आप पूरा कीजिए। हम आपके साथ हैं, हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं। और ये आजिज़ी बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल की जनता की होगी। लेकिन इस बार मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की जनता को कोई इस तरह का भरोसा नहीं जताया जिससे पश्चिम बंगाल की जनता उन पर विश्वास कर सके और उन्हें बीजेपी को वोट देकर इतना वोट दे दे कि बीजेपी सत्ता में आ सके। इसलिए इस बार जो है सारा का सारा फोकस पश्चिम बंगाल की जनता का ममता बनर्जी पर है, तृणमूल कांग्रेस पर है। और इसलिए ये कयास और उम्मीद लगाई जानी चाहिए कि इस बार फिर दीदी की वापसी हो रही है, टीएमसी फिर से इस बार शासन कर रही है और ये शासन टीएमसी को और बेहतर ढंग से करना है, वरना उनके खूंटा उखाड़ने के लिए बहुत लोग आमदा हैं, कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करनी भी चाहिए। जब कोई सरकार निरंकुश हो जाए, कुछ काम न करना चाहे तो उसके खूंटे को तो उखाड़ना ही चाहिए, उखाड़ फेंकना ही चाहिए। उस सरकार को रहने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब दीदी को भी समझना होगा और 5 साल और शासन करने की अभी से तैयारी कर देनी होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर देखें और बताएं और पूरा वीडियो देखें।
और अपने अनमोल सुझाव से हमें अवगत कराएं। और दोस्तों, आप वीडियो देखें तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। तो इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो पहले आप तक फ़ौरन पहुंच जाए और आप उसका अच्छे ढंग से देख सकें, परख सकें और फिर हमें अपना सुझाव भी दे सकें। नमस्कार। हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।